नमस्कार। स्थानीय प्रशासन में महिलाएं पर आधारित ई लर्निंग मॉड्यूल में आपका स्वागत है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल प्रगति के स्तर से मापता हूँ। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में तभी सुधार होता है जब महिलाएं शासन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। शासन की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की एक पूर्व आवश्यकता है। शासन की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी से लैंगिक असमानताएं समाप्त हो सकती हैं। इस मॉड्यूल के अंत में आप लिंग एवं विकास की अवधारणाओं को जानेंगे। पंचायती राज संस्थानों PRI में महिलाओं की भूमिका के बारे में समझेंगे और पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी के लिए चुनौतियों की पहचान करने में सक्षम होंगे। लिंग महिलाओं और पुरुषों, लड़कों और लड़कियों की सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, विशेष अधिकारों, संबंधों और अपेक्षाओं को निरूपित करता है और समय के साथ साथ और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है। सेक्स प्रजातियों के नर, पुरुष और मादा, महिला के बीच के जैविक अंतरों को दर्शाता है। यह अपरिवर्तित रहता है। लिंग समानता इस बात पर बल देती है कि महिलाओं और पुरुषों की जरूरतें और प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन फिर भी इस तथ्य से इनकार नहीं करती हैं कि महिलाओं और पुरुषों को अपने पूर्ण मानवाधिकारों को हासिल करने के लिए समान परिस्थितियां मिलनी चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के योगदान देने का और उनसे लाभ प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए। कल्याण, संसाधनों तक पहुंच, जागरूकता, भागीदारी और नियंत्रण के आधार पर लैंगिक समानता का मूल्यांकन किया जा सकता है। यदि ये अवयव मौजूद होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि समाज में लैंगिक समानता है। महिलाओं के विकास के लिए दो प्रमुख मार्ग हैं, सरकारी और गैर सरकारी। भारत में हम महिलाओं के विकास में दोनों मार्गों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि महिलाओं के विकास के लिए सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत वर्ष 1954 में ही की गई थी, लेकिन मुख्य धारा की आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी भारतीय महिलाओं की स्थिति पर बनी समिति की रिपोर्ट के साथ सन 1974 से शुरू हुई। 1980 के दशक में यह महसूस किया गया कि महिलाएं सिर्फ एक वर्ग नहीं, लेकिन भारत की कमजोरी का सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं। विशेष रूप से महिलाओं के लिए बने कार्यक्रम जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास DWCRA कार्यक्रम को उन्हें विकास की प्रक्रिया में शामिल करने की उम्मीद के साथ शुरू किया गया था। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में किए गए कई उपक्रमों से महिलाओं के प्रति भारत सरकार की बढ़ती चिंता प्रकट हुई। 80 के दशक में महिलाओं के विकास कार्यक्रमों में गैर सरकारी एजेंसियों NGO ने व्यापक भूमिका निभाई थी। उन्होंने मूलभूत स्तर पर महिला संगठनों, महिला मंडल और ड्वाक्रा समूहों के गठन में मदद की। नई पहल के लिए एक भरोसेमंद रणनीति थी स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं का संगठन, जिससे उन्हें उन सुविधाओं और उन मांगों की मांग करने के लिए कानूनी मंच प्रदान प्राप्त हुआ जिनसे वे पहले वंचित थी। समूह में सदस्यता प्राप्त करने से महिलाओं को ब्यूरोक्रेटिक जानकारी मिली और सार्वजनिक बातचीत के तौर तरीकों से अवगत हुई। उनकी आजादी, लोचशीलता और मूलभूत अभिविन्यास के बनाए रखते हुए इन गैर सरकारी संगठनों ने केंद्र एवं राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों, अधिकारियों और एजेंसियों के साथ बहुत अच्छी तरह से सहयोग किया और उनकी भागीदारी बहुत सराहनीय थी। उच्चतम प्रशासनिक निर्णय लेने के स्तर और साथ ही राजनीतिक स्तर पर लैंगिक जागरूकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। नीति विकल्पों के निर्माण में उपागम के मोड का सही चयन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है।
5 अलग अलग मोड हो सकते हैं: कल्याण मोड, साम्यता मोड, गरीबी निरोधी मोड, दक्षता मोड और सशक्तिकरण मोड। कल्याण मोड एक ऐसा मोड है जिससे सक्रिय भागीदारी के रूप में सबसे अधिक कमजोर समूह को लाभ मिलता है और व्यापक असमानताओं के बावजूद यह विकास के शुरुआत चरण के लिए उपयुक्त होता है। साम्यता मोड लैंगिक जरूरतों का विशेष ध्यान रखता है और शक्ति के पुनर्वितरण पर जोर देता है। गरीबी निरोधी मोड अधिकांश महिलाओं को वंचित के वर्ग में रखता है, उनकी उत्पाद भूमिका पर ध्यान देता है और इस बात पर बल देता है कि महिलाएं संसाधनों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकें। दक्षता मोड व्यवहारिक लैंगिक जरूरतों का ख्याल रखता है और महिलाओं को शिक्षा, कौशल, प्रशिक्षण आदि प्रदान करने द्वारा योग्यता और क्षमता हासिल करने में मदद करता है। सशक्तिकरण मोड महिलाओं को अपने जीवन के संबंध में अपने निर्णय लेने में मदद करता है और समाज में उन्हें अधिक सक्रिय भागीदार बनाता है। कार्यक्रमों से जो अपेक्षा की जाती है उसके अनुसार ही अलग अलग कार्यक्रमों के लिए इन मोड्स को चुना जाना चाहिए। महिलाओं की समस्याओं को परिधि से बाहर लाने और विकासात्मक निर्णय निर्माण की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला आंदोलन के सरोकार के रूप में 1980 के दशक में लिंग मुख्यधारा शब्द उभर कर सामने आया। मुख्यधारा केवल अपने आप में पूर्ण नहीं है, बल्कि यह एक रणनीति, एक दृष्टिकोण है और लैंगिक समानता के लक्ष्य को हासिल करने और महिलाओं को हाशिए पर रखने के परिणामों को दूर करने का एक साधन है। मुख्य धारा में यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंगिक परिप्रेक्ष्य और लैंगिक समानता के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सभी गतिविधियों, नीति विकास, अनुसंधान, वकालत, वार्ता, कानून, संसाधन आवंटन और कार्यक्रमों, परियोजनाओं और योजनाओं का नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी का केंद्र है। लिंग उत्तरदायी प्रशासन GRG को इस रूप में परिभाषित किया गया है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो उपायों, नजरिए और विभिन्न हितधारकों, पुरुषों और महिलाओं दोनों के तौर तरीकों को प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने और लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले मुद्दों पर असर डालने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ एकीकृत करती है। प्रशासन का अर्थ है अधिकार के पदों पर बैठे लोगों और आम नागरिकों सहित बहुसंख्यक इच्छुक लोगों या हितधारकों द्वारा निर्णय लेना। इन फैसलों का पुरुषों और महिलाओं के जीवन जीने के तौर तरीकों पर, उन नियमों पर जिनके पालन की अपेक्षा उनसे की जाती है और उन संरचनाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ता है जो इस बात का निर्धारण करते हैं कि वे कहां और कैसे काम करते हैं और रहते हैं। प्रशासन का प्रभाव निजी क्षेत्र में भी पड़ता है क्योंकि नीतियां व्यक्तिगत स्वास्थ्य और कानूनी अधिकारों की रक्षा करता है या महिला सशक्तिकरण के लिए उपयुक्त पारिवारिक नीति को बढ़ावा देती हैं। औपचारिक और अनौपचारिक संस्थानों में महिलाओं और पुरुषों के बीच असमान अधिकार वितरण के कारण संस्थागत प्रक्रिया में लिंग समानता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए बेहतर लिंग संबंध शासन में लिंग केंद्रित सुधारों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। दूसरी ओर सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG 3 लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है, जो 7 प्राथमिकताओं पर आधारित है। कम से कम भारत में इन प्राथमिकताओं के अंतर्गत राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारी पदों पर महिलाओं की सीटों को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। भारत सरकार ने स्थानीय प्रशासन में महिलाओं के कोटा का 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया ताकि स्थानीय प्रशासन में लिंग संवेदी प्रशासन की शिष्टता बनी रहे।
विभिन्न स्तरों में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए लैंगिक समानता और शासन की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यूएन मिलेनियम समिट और सहस्राब्दी विकास लक्ष्य MDG 3 ने अनेक रणनीतियों को शामिल किया है। महत्वपूर्ण रणनीतियों द्वारा बाल एवं मातृ स्वास्थ्य पर, HIV या एड्स को खत्म करने, पर्यावरणीय स्थायित्व हासिल करने, लिंग संवेदी आधारभूत संरचना में निवेश करने, महिलाओं एवं लड़कियों की संपत्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने, रोजगार में लैंगिक असमानता को खत्म करने, राष्ट्रीय और स्थानीय प्रशासन के सीटों पर महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा को समाप्त करने पर ध्यान दिया गया है। भारत में दुनिया के सबसे बड़े मौलिक स्तर के स्थानीय लोकतंत्र का प्रयोग हुआ है, जिसकी शुरुआत भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के साथ हुई, जिससे प्रशासन की तीसरी श्रेणी का निर्माण हुआ। पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय। पंचायती राज संस्थानों को हमेशा से ही सुशासन के माध्यम के रूप में देखा गया है और इस उम्मीद के साथ 73वां संविधान संशोधन किया गया था कि इससे बेहतर शासन होगा और समाज के वंचित वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं को राजनीति में स्थान प्राप्त होगा। महिलाओं का प्रतिनिधित्व और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए, जैसे प्रत्येक पंचायत और नगरपालिका में सीधी चुनाव से भरने वाली सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित, जिसकी संख्या 1/3 से कम नहीं होगी, और ये सीटें किसी पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं। धारा 243D3 तथा 243T3 और पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षित अध्यक्षों के कार्यालयों की संख्या कुल संख्या के 1/3 से कम नहीं होगी। धारा 243D4 तथा 243T3। इस प्रावधानों के कारण 24 नवंबर 2016 तक PRI में 13.45 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि EWRs हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों ERs का 46.14% हैं। 19 राज्यों ने अपने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की शुरुआत की है। महिलाओं का राजनैतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए सकारात्मक कदम पर्याप्त नहीं रहे हैं, क्योंकि सदस्य और सरपंच दोनों तरह के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों EWRs को अभी भी कई संस्थागत और सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक बाधाओं में शिक्षा की कमी, घरेलू कामों का अधिक बोझ, PRI में महिलाओं के प्रति सम्मान में कमी, नकारात्मक नजरिया और सार्वजनिक और घरेलू क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ शारीरिक हिंसा और दमनकारी पितृत्वात्मक और जातिगत संरचनाएं शामिल हैं। इसके कारण प्रशासकीय भूमिकाओं में बेहतर करने की उनकी क्षमता कमजोर पड़ जाती है। प्रजनन और उत्पादक भूमिकाओं का बोझ, आत्मविश्वास की कमी और सांस्कृतिक और धार्मिक नजरियों के कारण किया जाने वाला विरोध भी समस्या को बढ़ाता है। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के कारण क्षमता निर्माण के जरिए उनकी जिम्मेदारियों और कार्यों को करने के लिए एक जोरदार कौशल और विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए क्षमता को बढ़ाना निर्वाचित महिलाओं के सदस्यों के लिए संबंधित साक्षरता कौशल के साथ प्रासंगिक होना चाहिए, ताकि वे स्वयं के मूल्यों और आत्मविश्वास की धारणा को विकसित कर सकें और लंबे समय से चली आ रही लैंगिक असमानताओं के प्रभाव को दूर कर सकें। घरेलू हिंसा,
बाल विवाह और शिक्षा जैसे मुद्दों से संबंधित कानूनों, अधिनियमों और प्रावधानों के औचित्य और विषय वस्तु पर चर्चा की जानी चाहिए। इससे सभी विकास परियोजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में महिलाओं और लड़कियों की आवाज के लिए स्थान बनाने हेतु जागरूकता उत्पन्न होगी। इसके अलावा क्षमता निर्माण पहलों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर प्रशिक्षण से शुरू होने वाली एक निरंतर प्रक्रिया तैयार करने की आवश्यकता है। इसके बाद इसे लिंग समानता, सामाजिक न्याय और न्याय संगत विकास के साथ साथ नेतृत्व और प्रभावी पंचायत कार्य के लिए निर्णय निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये सभी चुने हुए PRI प्रतिनिधियों के बीच लैंगिक रूप से न्यायोचित नजरिया अपनाने के साथ साथ महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने जैसे रणनैतिक लैंगिक मुद्दों पर उनकी भावना को प्रोत्साहित करेगा। हम इस मॉड्यूल के अंत में पहुंच चुके हैं। आइए हम इसका सारांश देखें। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में देश भर में स्थानीय निकायों में कुल सीटों का 1/3 सीट आरक्षित करके राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के लिए स्थान तैयार किया गया और मौलिक स्तर पर निर्णय निर्माण के लिए सक्षम बनाया गया। और साथ ही ग्रामीण स्थानीय निकायों में महिलाओं का यह प्रतिनिधित्व व्यापक रूप से एक्सप्लोर होने वाला एक क्षेत्र बना। स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में उनकी भूमिका के मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड होता है। वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन की अहमियत ने न केवल पंचायती राज संस्थानों की स्थापना की, बल्कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में भारत के सबसे बड़े प्रयोग की शुरुआत भी की। इसने मूक और वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए जमीनी स्तर के अधिकार को नेतृत्व किया। 3 लाख से अधिक निर्वाचित हुए, जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जातियां, जनजातियों और समाज में हाशिए पर रहे अन्य वर्गों की बहुत बड़ी संख्या शामिल है। स्थानीय प्रशासन में महिलाएं पर आधारित ई-लर्निंग मॉड्यूल पूरा करने के लिए आपका धन्यवाद।